नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने भीमताल के कई क्षेत्रों का किया दौरा। क्षेत्रवासियों ने आयुक्त को बताई अपनी समस्याएं। अधिकारियों को त्वरित गति से कार्य करने के निर्देश। कालाडूंगी में एक मिनी रोडवेज स्टेशन बनाए जाने की मांग। स्थानीय लोगों ने एसडीएम के माध्यम से परिवहन मंत्री को भेजा ज्ञापन। कहा दूर दराज जाने में होगी सुविधा। कुमाऊं पहुंचे सूबे के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन श्यामुन कासमी। मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों से ली गई जानकारी। कहा धामी सरकार ने मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को किया बेहतर। उत्तराखंड की चर्चित फिल्म मेरे गांव की बात कल होगी रिलीज। सीएम धामी भी फिल्म के प्रोमो को कर चुके हैं प्रशंसा। फिल्म को लेकर दर्शकों का अच्छा फीडबैक। नैनीताल के लोहाली क्षेत्र के पास में खाई में गिरा ट्रक। सूचना मिलने पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। 200 मीटर नीचे खाई में 3 घायल का रेस्क्यू। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उपनिषदीय दर्शन बोध पुस्तक का विमोचन किया है। विमोचन कार्यक्रम में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूडी और साथ ही पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी भी उपस्थित रहे। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास का, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आदरणीय श्री प्रकाश सुमन ध्यानी जी की एक और उत्कृष्ट कृति उपनिषदीय दर्शन बोध के विमोचन के शुभ अवसर पर आप सबके साथ यहां सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा ध्यानी जी ने बताया, एक और पुस्तक आपके द्वारा रचित विश्व इतिहास दर्शन, और इस पुस्तक का भी विमोचन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और सच में रचना करना बड़ा कठिन काम है, लिखना भी बड़ा कठिन है, और उसमें से भी उपनिषद, वेद, वेदांत, इन सब पर जाना, जिसके बारे में जिनका विशाल अध्ययन है। आपने तो लिखा ही, अध्ययन किया होगा, इसीलिए लिखा है। और श्रद्धेय कोश्यारी जी ने बहुत कम, मुझे लगता है कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि वो थोड़ी देर तक और बोलते रहे। उनका भी एक व्यापक उसमें अध्ययन रहा है। भाइयों बहनों, श्री प्रकाश सुमन ध्यानी जी, अभी तक हम लोग उनको जो जानते हैं, ज्यादातर उनका परिचय है एक सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, और चिंतक के रूप में उनकी एक अलग पहचान है। और मैं भी बहुत 2 दशक से ज्यादा समय से उनको नजदीक से जानता हूं। परंतु अपनी अब जो इन्होंने ये कृतियां, उत्कृष्ट कृतियां, इनके माध्यम से वो आप भारतीय वैदिक दर्शन और सनातन संस्कृति के संभावक के रूप में भी अपनी एक नई पहचान स्थापित कर रहे हैं, एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक ध्वजवाहक के रूप में भी काम करेंगे। और श्री ध्यानी जी ने अपनी इस पुस्तक में जिस प्रकार के उपनिषद के जटिल और गूढ़ रहस्य हैं, उनको बहुत ही साधारण तरीके से लिखा है। वो निश्चित रूप से उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने विद्वान प्रोफेसर श्री विष्णुपद महापात्र जी का योगदान इस कृति को और भी समृद्ध बनाता है। अपनी इस कृति के माध्यम से श्री ध्यानी जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा के जो विभिन्न आयाम हैं, उन सबको। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर आपको बताते चले कि कल फिल्म लॉन्च होगी, जहां पर आपको बताते चले कि उत्तराखंड की चर्चित और पहली जौनसारी फिल्म फीचर मेरे गांव की बात कल होगी रिलीज। और कल देहरादून और 6 दिसंबर को आपको बताते चले कि विकास नगर में होगी रिलीज। सीएम धामी ने फिल्म मेरे गांव की बात का प्रोमो और पोस्टर किया लॉन्च, जहां पर फिल्म के प्रोमो को सीएम धामी भी कर चुके हैं जमकर प्रशंसा। उत्तराखंड और हिमाचल के लोक कलाकार भी फिल्म देखने को लेकर लोगों से कर रहे आग्रह। फिल्म को लेकर गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी, पद्मश्री प्रीतम भरतवाड़ और साथ ही विधायक प्रीतम सिंह और आईएएस अधिकारी रणवीर चौहान सहित कई गणमान्य हस्तियां प्रशंसा कर रही हैं। फिल्म को लेकर दर्शकों का गुड फीडबैक मिल रहा है। सूचना विभाग में संयुक्त निर्देशक केएस चौहान और फिल्म के प्रस्तुतकर्ता अपने चॉकलेटी लुक से फिल्म में 4 चांद लगा रहे अभिनव चौहान। बड़ी खबर, जहां पर आपको बताते चले कि अभिनव चौहान को भी फिल्म में जो है वो अहम भूमिका का रोल मिला है। और उत्तराखंड की चर्चित और पहली जौनसारी फिल्म
मेरे गांव की बात कल होगी रिलीज और कल देहरादून और 6 दिसंबर को विकासनगर में होगी रिलीज। सीएम धामी ने फिल्म मेरे गांव की बात का प्रोमो पोस्टर किया था लॉन्च। फिल्म के प्रोमो की सीएम धामी भी कर चुके हैं जमकर प्रशंसा। तो आइए अब आपको सुनाते हैं मेरे गांव बात फिल्म की लेकर गणरत्न नरेंद्र नेगी और पद्मश्री प्रीतम भरतवाड़, विधायक प्रीतम सिंह और आईएएस अधिकारी रणवीर चौहान ने क्या कुछ कहा है। पर इतु गाँव तो आई कोरी मुके ईशो लागो जे मुके अपने पहाड़ों से, अपने जौनसार पावर से और अपनी बोली भाषा से रिश्ता जोड़ी कोरी रखना तो मुके ऐशनी छोटी चाहिए जहाँ की जड़ इतु माटिया से ओली जुड़ी है। हाँ बिल्कुल ना चाहिए। ये एक बहुत रली दिली ठाठ से एक वो गोर है गाय मोशी के साथ अपनी जान ही मार ली। हमारे बाट बाटी बेटा दिवा जुजड़ का रिवाज भी हो ऐसा का बाणी जो छोटिया के माँ बापू चे खर्चे का बोझ न पड़ो। खुशी की बात है कि जौनसारी भाषा संस्कृति पर प्रथम फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट का निर्माण हो चुका है और 5 दिसंबर 24 को देहरादून में तथा 6 दिसंबर को विकासनगर में इस फिल्म का प्रदर्शन होने जा रहा है। और जौनसारी भाषा में पहली ऐसी फिल्म जो फिल्म ये दर्शा रही है, मैंने उसका ट्रेलर जब देखा तो उससे मुझे बोध हो गया है कि फिल्म में सिर्फ और सिर्फ संस्कृति की बात है। अभिनव चौहान का शानदार उसमें अभिनय और के.एस. चौहान जी ने उसमें निर्माता के तौर पर भूमिका निभाई है। अनुज जोशी ने उसमें डायरेक्शन किया है। गाँव की बात का प्रोमो मैंने देखा तो बहुत सुंदर है और मैं तो सबसे ही अपील करना चाहूंगा कि सब लोग इस पिक्चर को देखने का काम करें। और इसके साथ साथ मैं निर्माता जो हैं इस फिल्म के उनसे भी आग्रह करूंगा कि इसको वो हिंदी में भी डब करें ताकि सिर्फ ये जौनसार बाउर या रोआई जौनपुर या हिमाचल के उस हिस्से तक सीमित ना रहे, बल्कि इसका समुचित जो है प्रसार पूरे देश में हो। आज जो मैंने इसका मेरे गांव की बात का प्रोमो देखा तो उसको देख के मुझे ये लगता है कि जो तो जौनसार के लोग हैं वो तो इसको देखेंगे ही, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन इस फिल्म के माध्यम से जौनसार बाबर की समस्त जो संस्कृति है, जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनका रहन सहन है, जो भी उसकी खूबसूरती है उस इलाके की, उससे लोग जो है उसको समझ पाएंगे इस पिक्चर को देख। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता अमित नौटियाल भी जुड़ चुके हैं और अमित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जौनसारी भाषा में जो है यहाँ पर पहली ये जो फिल्म है वो रिलीज भी होने वाली है, जिसको लेकर लोगों का अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है, तो कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अंकित, अगर बात की जाए तो मेरे गांव की बात यानी कि मेरे गांव का रास्ता, ये फिल्म काफी सुर्खियों में बन रही है इन दिनों। जब से इसका प्रोमो जारी हुआ तब से इस फिल्म को लेकर काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है। हालांकि उत्तराखंड की बात है, जो दिल्ली उत्तराखंड से जो बाहर रहते हैं वो प्रवासी लोग हैं, उनको भी काफी लेकर इस फिल्म को लेकर उत्साह है। हालांकि जो
ये मेरे गांव की बात फिल्म है, 5 दिसंबर को ये रिलीज होने वाली है। और इससे जब हमने इस फिल्म के बारे में लोगों से बात की थी तो उन्होंने काफी समर्थन किया इस फिल्म का कि इस तरह की जो हमारी संस्कृति है या फिर परंपरा है वो किस तरह से संजोए रखने के लिए, इनकी संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, इस पर लोगों का फीडबैक दिया। तो देखा जाए तो इस जो फिल्म है इसको लेकर बड़ी उत्सुकता दिखाई जा रही है। हालांकि जो कल फिल्म रिलीज हो रही है तो ये देहरादून के सेंट्रल मॉल में लग रही है और इसमें कई जो कलाकार है, उत्तराखंड के कलाकार या फिर हिमाचल के लोक कलाकार है, तो वो इस फिल्म को देखने के लिए आग्रह कर रहे हैं। हालांकि विगत दिनों में सीएम धामी ने भी इस फिल्म का जो पोस्टर लॉन्च किया था तो उस दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो उत्तराखंड में फिल्में बन रही है इसको लेकर हमने एक फिल्म नीति बनाई है जो यहाँ के कल्चर या जौनसारी, भोटा, बुक्सा या फिर अन्य जो हमारे यहाँ पर जनजाति है उनके लेकर जो अपनी जनजाति को संरक्षण के लिए या फिर समाज की परंपरा है या संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज होता है, इसको संजोए रखने के लिए जो भी कोई यदि फिल्म का निर्माण करता है तो उसको लेकर सरकार पूर्ण तरह से सहयोग कर रही है। हालांकि विशेष तौर से बात की जाए तो सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के चौहान, तो उनके द्वारा ये फिल्म बनाई गई। इससे पहले उन्होंने उनके जो सुपुत्र अभिनव चौहान, उनकी जो अदाकारी है वो काफी आकर्षित कर रही है लोगों को देखने के लिए। लेकिन जो फिल्म की विशेष बात की जाए तो जौनसारी उत्तराखंड का एक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, तो जौनसार बाबर की जो यहाँ पर अनूठी परंपराएं या संस्कृति उस पर विशेष तौर से फोकस किया गया। हालांकि अगर बात की जाए अंकिता, तो जो उत्तराखंड जो जौनसार में ये फिल्म बनी है विशेषकर जो यहीं के जौनसार बाबर के सभी कलाकार रहने वाले और वहीं के लोगों को ज्यादा वरीयता दी गई है। विशेष तौर से इस फिल्म की अगर बात की जाए तो प्रसिद्ध रंगकर्मी नंदलाल भारती, उन्होंने भी कहा है कि इस फिल्म को जो जौनसार की संस्कृति विलुप्त होने की मतलब कुछ संस्कृति ऐसी होती जो विलुप्त होने की कगार पे, तो उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए इस प्रकार की फिल्में बनाई गई है। हालांकि जो फिल्म के ऐसे सीन है जिससे मतलब काफी दर्शकों को पसंद कर रहे हैं। जब इसमें एक विवाह होता है तो इसको लेकर भी पूरी फिल्म में वर्णन किया गया किस तरह से जौनसार की जो संस्कृति होती है या फिर रहन सहन होता है, खान पान होता है, तो इसको भी लेकर भी दर्शाया गया। हालांकि विशेष तौर से जो जौनसार के छोटे इजला जो इन गाँव में यहाँ पर फिल्म की शूटिंग की गई है। जी अंकिता। जी अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कालाडूंगी क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने एसडीएम रेखा कोहली के माध्यम से राज्य के परिवहन मंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में लोगों ने कालाडूंगी में एक मिनी रोडवेज स्टेशन बनाए जाने की मांग की है। आपको यह भी बताते चले कि स्थानीय लोगों की ओर से लंबे वक्त से रोडवेज बस स्टेशन की मांग की जा रही है और स्थानीय लोगों का कहना है कि कालाडूंगी एक पुराना शहर है जहां दूर दराज जाने के लिए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोडवेज बस स्टेशन ना होने की वजह से ज्यादातर रोडवेज बसें रुकती नहीं है, प्राइवेट बस वाले लोकल सवारियों को बैठाते नहीं है और ऐसे में लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर वाहनों का इंतजार करना पड़ता है। कि हमें मिनी बस स्टैंड कालाडूंगी में बनना चाहिए और उन्होंने मुझे एक जगह सजेस्ट करी है कि हुड़किया चौड़। मैं इसको दिखवा लेती हूँ, अगर वहाँ पे कोई लाइन का इशू ना हो तो हम लोग उसमें प्रपोजल बनवाएंगे, अगर फॉरेस्ट का होगा तो उसी अनुसार हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। तो वहीं सूबे के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन शामुन कासमी कुमायूं दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से उन्हें दी जा रही शिक्षा को लेकर जानकारी ली है और साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को और बेहतर बनाने पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले सूबे के मदरसों में मात्र धार्मिक ग्रंथ ही पढ़ाए जाते थे, लेकिन हमारी धामी सरकार ने एनसीईआरटी लागू कर मदरसों में पढ़ने वालों को भी देश का मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। करके कि हम मदरसों में पढ़ने वाले जो करीब 4% बच्चे हैं जो कहीं नहीं पढ़ सकते, उन्हें हम मेन स्ट्रीम से जोड़ें और ऐसा प्रयास करें कि जिससे वो बच्चे भी एक ऐसी गुणवत्तापूर्ण उन्हें एजुकेशन मिले कि आने वाले भविष्य में वो अपने परिवार का, देश का और प्रदेश के नाम को। कुमायूं आयुक्त दीपक रावत ने भीमताल के कई क्षेत्रों का दौरा किया है। इस मौके पर क्षेत्रवासियों ने आयुक्त को समस्याओं से अवगत करवाया और आयुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों को त्वरित गति से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कुमायूं आयुक्त को कई खामियां भी मिली हैं, जिस पर उन्होंने तहसीलदार, वन विभाग
और साथ ही प्राधिकरण के अधिकारियों को समय समय पर निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। भीमताल के स्थानीय लोगों ने कुमायूं आयुक्त दीपक रावत को सीवर की समस्या से अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने जल संस्थान के अधिकारियों को 15 दिन के अंदर समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं झील में कूड़ा करकट आदि पर सिंचाई विभाग को समय समय पर साफ सफाई करने के निर्देश दिए हैं। कृषि क्षेत्र है, कृषि से मेरा मतलब है जो मास्टर प्लान में जिसका कृषि भू उपयोग है, तो उसमें ये कहा गया है कि उस कृषि भू उपयोग में जहां जहां पे आबादी स्वरूप अगर लैंड है जो आबादी जैसी दिखती है उस पर हम नक्शा पास कर सकते हैं 60 स्क्वायर मीटर तक। लेकिन प्रेजेंटेशन में जो हुई थी मैंने ये भी देखा इसका काफी मिसयूज भी हुआ है। लोग 60 का नक्शा पास करा के बहुत बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, बहुत जगहों पे कमर्शियल निर्माण हो रहा है, तो वो तो इसका उद्देश्य नहीं है। लेकिन जहाँ पे जेन्युइन शिकायत है और 60 मीटर में स्थानीय लोग यहाँ पे नक्शा पास कराना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो उसको केस बाय केस बेसिस पे हम बोर्ड की बैठक से इसको पास करेंगे। तो आपसे भी अनुरोध है कि जो लोग जो बनाना चाहते हैं वो आवेदन इस बीच अपना कर दें, ताकि जो बोर्ड बैठक हम करेंगे उसमें आपके आवेदन हम ले सकें। पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। कमल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आयुक्त ने दौरा किया है और दौरा करने के बाद तमाम तरह की समस्याएं उनके सामने आई और त्वरित कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कमिश्नर दीपक जो रावत हैं उन्होंने नैनीताल के आसपास इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने आसपास इलाके का दौरा किया है और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि वहां जो लोगों को मकान बनाने में समस्याएं आ रही थी, जो चीज निकल के आ रही थी, उसका उन्होंने विस्तार से जानकारी की। उनके साथ ही जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की जो टीम थी वो उनके साथ ही सारी चीज का मुआयना किया गया, इससे निरीक्षण किया गया है। पार्क हो गया, अन्य चीजें हो गई, उसकी सारी जानकारी उन्होंने ली है वहां से। साथ ही रिपोर्ट जो फॉरेस्ट विभाग है उसको उन्होंने रिपोर्ट देने के लिए भी कहा। बताया है कि जो फ्लैट बन चुके हैं, पहले कहें तो एनटीपीसी का प्रावधान और पर्यावरण के नियमों के विरुद्ध वहां पर जो फ्लैट बनाए गए, इसको लेकर भी वहां जो दीपक रावत है वो नाराज दिखाई दिए साथ ही। और उन्होंने प्रदूषण एक्ट पहले भी चलान की कार्रवाई की थी। उन्होंने कहा था कि जितनी भी इसमें त्रुटियां हैं इसकी आप जांच करके बताएं। तो कुल मिला के कहें कि जो वहां पर पेड़ों का खपातन भी किया गया, कटाई भी की गई, इससे कहीं ना कहीं नाराज हुए हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि इस सब चीज की रिपोर्ट उन्होंने मांगी है और उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। जी, जल संसाधन के अधिकारियों को भी 15 दिन के समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही जो लोग मैप करवाते हैं, मैपिंग, और उसके बाद में बड़े बड़े भवनों का जो है वो निर्माण करवा रहे हैं, उस पर भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर कहें तो जो वहां पर नक्शा जो मानचित्र पास कराया जाता है, जो जी चीजें वहां पर कराई जाती हैं, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उसके विरुद्ध वहां कहीं ना कहीं अवैध चीजें भी वहां पर निकल के आ रही हैं और उसको जब बना लिए गए हैं तो उसको अवैध वो बेचने की भी तरीके कहीं चीजें निकल के आ रही हैं। तो इसको लेकर उन्होंने कहा है कि वन भूमि की जितने भी अधिक तरीके से लोगों ने बढ़ई चलान की कार्रवाई की गई है, पर यह मुनासिब नहीं है, क्योंकि लगातार जब देख रहे हैं कि जिस प्रकार शिकायतें खाली चलान से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि इनको जितने भी बाहर के अगर वहां पर बाहरी व्यक्ति भी हैं तो उनके पास कब्जा अगर किया गया था उनको नोटिस भेजें, इसके मामले की जांच करें, कहाँ कमियां हैं, कैसे इनके जो उन्होंने वहां पर बना लिए हैं, कैसे इनको निरस्त किया जाता है इनके नस्ल को भी, इसको भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा है कि 15 के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी आप बताएं, ताकि इसके लिए जितनी भी वहां पर जो कार्रवाई होनी है वो तत्काल प्रभाव से हो। उन्होंने कहा है कि जितनी भी फिर उन्होंने वहां पर सिंचाई विभाग को लेकर हो, सफाई व्यवस्था को लेकर हो, जो संस्थान के अधिकारियों को लेकर जो सीवर की लीकेज की जो वहां पर समस्याएं निकाल के दी है 20 साल में, उसको लेकर भी नाराजगी दिखाई दी है। तो उन्होंने यही कहा है कि सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें, जो ये सीवर लीकेज हो रहा है इसका विशेष ध्यान रखें, और अगर इस प्रकार की नहीं हो तो जो वहां के अधिकारी होंगे, डिपार्टमेंट के अधिकारी होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, कमल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं नैनीताल के लोहाली क्षेत्र के पास में एक ट्रक खाई में गिर गया है और हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवा दिया गया। और स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ को सूचना दी कि लोहाली क्षेत्र के पास में ट्रक खाई में गिर गया है। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम
रेस्क्यू उपकरणों के साथ वे तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 200 मीटर नीचे गहरी खाई में वाहन तक पहुंचकर 3 घायलों को रेस्क्यू किया। एसडीआरएफ ने भी घायलों को उचित उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवा दिया है। तो वहीं मामूली विवाद में मारपीट और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि आरोपियों के कब्जे से घटना में लूटे गए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और थाना प्रेमनगर पुलिस के अनुसार पीड़ित ने शिकायत दी थी कि वो स्कूटी से प्रेमनगर सब्जी मंडी सब्जी खरीदने जा रहे थे, तभी सामने सड़क पर खड़े स्कूटी सवार व्यक्ति और उनके साथियों ने पीड़ित और उसके भाई के साथ में मारपीट कर उनका मोबाइल फोन लूट लिया है। पीड़ित की शिकायत के बाद में पुलिस ने टीम का गठन किया और पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को प्रेमनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान शिवा कश्यप और हनीवासन निवासी प्रेमनगर के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद में जेल भेज दिया है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की ऋषिकेश से आ रही, जहां पर आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर ऋषिकेश से। ऋषिकेश में अवैध निर्माण करने वालों की खैर नहीं। प्रत्येक शुक्रवार को एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बनिया करेंगे सुनवाई। अवैध निर्माणों पर लगाम लगाना और एमडीडीए का राजस्व बढ़ाना मेरी प्राथमिकता। एमडीडीए के चल रहे विकास कार्यों को मिलेगी गति। सहायक अभियंता शशांक को दिए गए निर्देश। अवैध निर्माणों पर होगी कार्रवाई। सचिव के आदेशों का अनुपालन करना मेरी प्राथमिकता। आपको बताते चले कि सहायक अभियंता शशांक को निर्देश दिए गए, तो इस दौरान शशांक ने कहा कि सचिव के आदेशों का अनुपालन करना मेरी प्राथमिकता है। ऋषिकेश से लगातार आ रही अवैध निर्माणों की शिकायतें। मानचित्र स्वीकृत कर की भी करे निर्माण कार्य और मानचित्र के विपरीत हुआ निर्माण तो माना जाएगा अवैध निर्माण। अवैध निर्माण पर होगी सीलिंग की कार्रवाई। ज्यादा से ज्यादा अवैध निर्माणों पर कंपाउंड करना हमारी प्राथमिकता। अवैध निर्माणों पर हुई सीलिंग की कार्रवाई के बाद आ रही निर्माण करने की शिकायतें। सीलिंग की कार्रवाई के बाद निर्माण हुआ तो होगा मुकदमा दर्ज, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो इसी खबर पर ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। कमल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अवैध निर्माण लगातार जारी है, इसको लेकर अब एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जहां पर अब सुनवाई भी की जाएगी। हाँ अंकिता, नई शुरुआत नहीं होती। ये एमडीडीए का नियम है कि जो चीजें होती है, जो वहां के वाद होते हैं, उसका निस्तारण किया जाता है और उसके लिए सुनवाई डिपार्टमेंट के ही अधिकारी इसको सुनते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यही है कि पहले भी जो सचिव एमडीडीए से मोहन सिंह बनिया लगातार वो कैसे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई हो, कैसे राजस्व की प्राप्ति हो, कैसे राजस्व बढ़े, कैसे जो विकास कार्य चल रहे हैं वो पूरी तरह से लगातार गुणवत्ता के हिसाब से ठीक ठाक चलते रहे, तो इसको लेकर लगातार वो सटे रहते हैं। तो आप फिर कहें तो ऋषिकेश में जाकर फिर वो जितने भी वाद हैं उनके वहां पर सुनवाई करेंगे और फिर कहीं ना कहीं जब सुनवाइयां होती हैं तो फिर बहुत जल्दी उनकी समस्याओं निस्तारण भी होता है। जो अवैध चीजें होती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, जो कंपाउंडिंग वाली होती है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, क्योंकि लगातार ऋषिकेश एक ऐसा सेंसिटिव इलाका है कि जहां लगातार कहीं ना कहीं वहां के जो बिल्डर्स हैं, वहां के जो लोग हैं, एक तो बिना नक्शे कई बार बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है, कई बार आवासीय निर्माण करते हैं, व्यवसायिक निर्माण कर लेते हैं और उसके बाद नक्शे जो मानचित्र स्वीकृत होते हैं उससे कहीं गुना अधिक निर्माण किया जाता है जो कि नियमों के विरुद्ध होता है। तो उसमें लगातार एमडीडीए कार्रवाई करता रहता है और अब इस चीज में कैसे तेजी लाई जाए, कैसे अवैध निर्माणों के खिलाफ तेजी लाई जाए, कैसे जो कंपाउंड ज्यादा से ज्यादा कराए जिससे राजस्व बढ़े और विकास कार्य हो, इसको लेकर जो मोहन सिंह बनिया है उन्होंने पूरी तरह से मोर्चे का संभाल लिया है और अब वो प्रत्येक शुक्रवार को जाकर वहां पर जो लोगों की वाद हैं उनका सुनवाई करेंगे, निस्तारण करेंगे और जल्दी से जल्दी अब वादों का निस्तारण होकर उनके जो गलत है उन पर कार्रवाइयां होंगी और सबसे बढ़िया जो नक्शे पास होंगे जल्दी से नक्शे पास होंगे और साथ ही जो कंपाउंड वाली चीजें हैं वो समय से हो सकेंगी। तो कुल मिला के अब जो अवैध निर्माण करने वाले हैं उनके लिए ये है कि अब अगर निर्माण करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। जी, एमडीडीए अवैध निर्माण को लेकर लगातार कार्रवाई करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहे। लगातार तमाम तरह के मामले भी सामने आते रहे, तो क्या वजह है?
अंकिता, सबसे बड़ी बात है कि जब किसी को एक बार चोरी करने की आदत पड़ जाए तो जल्दी से, चाहे वो कितनी बार जेल चला जाए, कितना जुर्माना पड़ जाए, लेकिन फिर भी वो उसकी चोरी की, डकैती की आदत उसकी जाती नहीं है। ये ऋषिकेश एक ऐसा इलाका है कि जहां लगातार लोग नियमों के विपरीत काम करते रहते हैं और लगातार एमएलए में शिकायतें आती रहती हैं। वहां के जो एएस शशांक वो भी लगातार वहां पर कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज का दबाव आता है और अब अधिकारियों ने, नगर विकास मंत्री हो, उनका भी स्पष्ट रूप से कहना है किसी दबाव में आकर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करें और उसके बाद जो भी अगर आप अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तभी लोग मानचित्र के अनुसार काम करेंगे, कंपाउंड कराएंगे, नक्शा पास कराएंगे, नहीं तो वहां अवैध निर्माण लगातार जारी रहेंगे। इनको रोकने के लिए अब बड़ी कार्रवाई की वहां पर आवश्यकता है। जी, कमल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। राजपुर में इतना ही, नमस्कार।